प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गाड़ी आने की खबर है। सामान गाड़ी आई गाड़ी चलने की पूर्व अपना स्थान ग्रहण करें। यात्रा के दौरान गाड़ी के पहचान एवं मंचों पर यात्रा न करें। यात्री से अनुरोध है कि यात्रा के दौरान जिस से जगह चाहिए यात्रा जाते संकेत देते हुए गाड़ी आगे की रवाना करें।
किसने बताया? किसने बताया? सब लोग क्या कह रहे हैं? किसने कहा उनको क्या? किसने आपसे कहाँ थे आप? तो कहाँ थे? कितने बजे आए? क्यों? गाड़ी खराब हो गई? तो यहाँ ये भी गाड़ी, यहाँ की भी गाड़ी खराब कर दे तो क्या होगा? आपको तो अलाउ नहीं करनी चाहिए हैं? आपको तो बोला गया था ना 7 बजे, क्योंकि आज गाड़ी खराब हो गई और खराब हो जाएगा। देखिए नंबर देखिए, वो नवेड़ा एक उधर है ना ऊपर, ये लाल पे है।
चालू करो। इतना चलेगा, इतना ऑफसेट में। साथियों सुनने लायक है, ऑडिबल है। अच्छा, तो आप लोगों को बीच वालों को, हाँ भाई वो मैडम क्या, हाँ साकेत सुनाई पड़ रहा है? मैंने आवाज़ में जैसे बिल्कुल किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, सभी को बराबर आवाज़ जा रहा है। लगाओ, मेरा लगेगा, आ जाएगा मेरा, मैं बीच में ही लगेगा। इसको इसमें लगाओ। करेंगे ना, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर भाई? ये कैमरामैन देखो साहब हमारा तो ध्यान जरूर। हमारे सरल मैं चल रहा है ना कैमरा, बस ऐसे तो नहीं पुराना साहब मूत्रदान का किधर व्यवस्था है? लिस्ट बनाओ। बाद में दे देंगे, वो जिनका लिया है वो बाद में दे देगा, अपन व्यवस्थापन को कर देंगे। ठीक है, तो साथियों आप लोग व्यवस्था बना करके अच्छे ढंग से, और बाकी साथियों के साथ जो भाई आप नसीम आप बाहर क्यों घूम रहे हैं? तो बाहर चर्चा कर लेना ना, कोई बाहर कमाना जरूरी था क्या? हैं भाई सारे साथी आपके यहाँ कैडर कैंप वाले इधर बैठे हुए हैं, आप बाहर कब माने लगे हुए बताओ। और मैं इसमें आपको सारे लोगों को बैकग्राउंड स्टडी कराएंगे यार, इसमें ऐसी किसी भी जगह पे बात नहीं है जो मेरा होगा कि किसी भी जगह पर कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया बताया दो बैकग्राउंड आपको किस बैकग्राउंड में और आप लोग मैं बाहर ना नहीं आपने इंस्ट्रक्शन एक तो लेट आना ऊपर से किसी भी प्लेट में चाहिए आप चलते ही बात है, ये बात आप
बात कर रहा हूँ। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं सारे गेम के लोग सुन रहे हैं, क्या अच्छा लगता है आपको बात करना? तो आप मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या जान से बोल रहा हूँ मैं आपको मैं इसलिए तुम्हारा बेटा और फिर मैंने इसे जान से बुलवाया। ये मैं आप रियलाइज करो, काइंडली रियलाइज मेरा रिक्वेस्ट है, फ्यूचर में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। खास करके मैं आपको स्पष्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फ्यूचर में खास करके इस बारे में टाइमिंग के बारे में कैंप में बिल्कुल किसी तरह का इंडिसिप्लिन स्टार्टेड नहीं, 1 मिलीमीटर। ठीक है भैया, आप संजय भी आप भी भैया इस तरह से नहीं करना कि आपको अटेंड किए हो पहले भी है? कहने का मौका लगता है आप लोगों को। ये ज्ञानी जी हैं सर, इनका ये यहीं के इंचार्ज हैं। अपना नाम बुलवा दे सर, देखना सब अपना नाम से नहीं ठीक ही है। ऐसे बिहार से भी कुछ लोग हैं इसमें? बिहार से है 5-6 लोग हैं। कौन है बिहार से? बिहार उड़ीसा से कौन है? उड़ीसा में आप कौन सी जगह से हैं? भद्रक। आप हैं? ट्राइब है, सेमुडा ट्राइब। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ।
आप कौन सी जगह से? मुझे तो पीछे छूट गए मेरे। हाँ जी, सतना से। सरगुजा से आप? सरगुजा से, अच्छा। अच्छा, ये जो नक्शे जो आप प्रोग्राम लेते हैं उसके लिए बनाए हुए? हाँ सर, हाँ सर, NDS के लिए जो है इसके सब जो मतलब ऑपरेशन है और इनका राजनीति में, नौकरी में, व्यवसाय में, भूमि में इसका है। और वो जो रेलिंग पॉइंट्स के ऊपर है ये तो NDS थ्योरी पे है। NDS थ्योरी है ना जो अपना परिवर्तन NDS थ्योरी सर। NDS थ्योरी का परिवर्तन सिद्धांत इसके ऊपर और इसको NDS जरूरत चाहत और जरूरत चाहत ताकत वो जो है वो है एट्रोसिटीज पे है जो हमारे पहले हम ले लेते हैं बैक डाटा, क्योंकि एक छोटे से हम प्रोजेक्ट किया है डाटा स्टूडेंट का, कर्मचारी का, एट्रोसिटीज का और जो है वो मैंने पर कैपिटा इनकम कैसे पॉवर्टी चली है, ये सारा इनको बैकग्राउंड नॉलेज है सर। सबको है ये नॉलेज, बैकग्राउंड सबको बताया गया है। लगभग जो पहले आंध्रा के साथियों को तो मैं नहीं कर सकता, उनको तो बाकी होगा महाराष्ट्र और आंध्रा वालों को। महाराष्ट्र मतलब ये जो नॉलेज है पहले का ये सबको है। आप लोगों ने भी किया पहले कोई अटेंड? तो क्योंकि इसके बारे में मैं क्योंकि कल मैं 2 बजे तक इधर हूँ, तो मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि मैं पहले मैं ट्रेनिंग द ट्रेनर कैंप कुछ लगाए थे जो लोग आगे जाके ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें वो 7 दिन का कैंप लगाया था मैंने। ट्रेनिंग द ट्रेनर्स कैंप जो है वो 7 दिन का था, तो जिसमें शुरू से आखिर तक है। तो मैं ये हालांकि उन लोगों को भी बुलाते थे जिन्होंने पहले ट्रेनिंग ली है, और जो ट्रेनिंग देने लायक हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं ऐसे लोगों को पहले बुलाया जाता था। लेकिन उसके बाद में भी मैं डिटेल में तो 7 दिन का कैंप लगा कर इसमें तो उनको ट्रेन करने की कोशिश करता था कि आगे जाकर तो उनको कोई दिक्कत ना जाए। तो इस किस्म का हमारा प्लान तो काफ़ी था, क्योंकि मैं सोच रहा था उसमें कि हमें कुछ प्रेस सी भी बनानी चाहिए। तो टॉपिक वाइज एक टॉपिक को ध्यान में रख के उसके ऊपर कोई नोट्स बनाने चाहिए, प्रेस सी बनानी चाहिए, तो जो जिसको रेफ़र करके टाइम टू टाइम तो लोगों को रिफ़्रेश कर सकें अपने आप को। और अगर कोई ज़्यादा जानकारी हासिल करनी हो तो और उसमें कुछ पूछताछ हो सकती है। पीछे तक सुनाई पड़ता है? हेलो, पीछे सुनाई पड़ता है? अच्छा, ठीक है। चलो अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता पिकअप कर लूँगा। अभी पीछे तक सुनाई पड़ता है? पीछे वाली जो रो है सुनाई पड़ता है। तो उसमें लेकिन इस मौके पर तो मैंने ज़रूरत भी समझी है कि मुझे जो हमारे साथी आगे ट्रेनिंग दे रहे हैं
या जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो कैडर को तैयार करेंगे आगे। पूरे इसमें देश भर में ज़रूरत है कि हम लगातार कैडर तैयार करते रहें और जिन लोगों ने मूवमेंट को चलाना है, आगे बढ़ाना है, तो उन लोगों को मूवमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो ये नहीं है कि हम लोग जो ऊपर कारोबार को देख रहे हैं तो उनकी थिंकिंग और हो, और जो नीचे कारोबार को मास बेस के ऊपर चला रहे हैं तो उनको उतनी जानकारी ना हो। तो इसलिए हमारा ऐसा ख्याल था पहले से ही। जब मैंने इसका ये कैडर का कॉन्सेप्ट बनाया, कैडर की सोच बनाई, तो मेरा ऐसा ख्याल था कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होने चाहिए जिन्होंने 2 दिन का कैंप, 1 दिन का, 2 दिन का अटेंड किया है। तो और काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हों जिन्होंने 4 दिन का कैंप अटेंड किया है। और फिर ट्रेनिंग द ट्रेनर्स कैंप 7 दिन का हमने रखा था। और फिर स्पेशलाइज्ड कैंप्स, क्योंकि हमारे मिशन के बहुत से पहलू हैं, तो हर पहलू में कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होने चाहिए। तो स्पेशलाइज्ड कैंप तक तो हम नहीं पहुंच सके। जैसे हम प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन का हम सोचते थे कि ये हमारा एक विंग होना चाहिए, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन, क्योंकि पब्लिकेशन में आज भी हम कहीं नहीं हैं। अभी तक पब्लिकेशन में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और ये मेरा ख्याल इसकी ज़रूरत है, ये कोई पढ़ता है, मैं देखता हूँ। तो इसके बगैर भी बन सकती है ना? हाँ, जैसे भी। तो उसमें पब्लिकेशन के मामले में या और बहुत सी हो, और वो लोग उन विंग को कामयाबी से चला सकें और आगे लोगों को तैयार कर सकें। लेकिन बाद में इतना काम बढ़ गया, और ख़ास करके ये जो कैंप हैं, इनके लिए मैं एजुकेटेड एम्प्लॉइज़ को ही तैयार करता था, क्योंकि मैं सोचता था कि जो एजुकेटेड एम्प्लॉइज़ हैं तो वो मैदान में खुले आकर तो चुनाव का या दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, तो वो ये समाज को तैयार करने के लिए वो हमारे काम आ सकते हैं। लेकिन एजुकेटेड एम्प्लॉइज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन थी बामसेफ हम लोगों ने बनाई थी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सरकार ने तितर बितर कर दिया, उसको तोड़ दिया या हमारे हाथ से छीन लिया, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ और नेचर की थी, जो मिशन से ज़्यादा संबंधित थी, मिशन और मूवमेंट से ज़्यादा संबंधित थी। तो मैं सोच रहा था कि जब एजुकेटेड एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो उनके पास दिमाग है, हुनर है, पैसा है, तो दिमाग, हुनर और पैसे का वो इस्तेमाल करके
वो समाज को अपने पैरों पर खड़ा कर पाएंगे। बेसिकली हमारा मूवमेंट, हमारे मिशन का बेसिक आइडिया क्या है कि हमने बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा करना है। हमारा समाज ये डिपेंडेंट समाज है, निर्भर समाज है। इंडिया इंडिपेंडेंट है और हमारा समाज डिपेंडेंट है। तो इस समाज को हमें इंडिपेंडेंट समाज बनाना है जो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना कारोबार चला सके। दूसरों के ऊपर जो इसकी निर्भरता है उसका हमें अंत करना है। हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो बहुजन समाज पार्टी बनाने से पहले हमारे समाज के लोग जो एमएलए, एमपी या कुछ और चुनकर जाना चाहते थे, बनना चाहते थे, तो उन लोगों को टिकट हासिल करने के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता था। किसी न किसी पार्टी के ऊपर उनको निर्भर होना पड़ता था और वो लोग टिकट ऐसे लोगों को देते थे या तो वो अपने समाज के कुछ करने लायक ना हो, या बेहतर तो यह है कि अपने समाज को गुलाम बनाए रखने में अपने मालिक की सहायता करें। तो इस किस्म के लोगों को वो एनकरेज करते थे। और अगर गलती से कोई सही किस्म का आदमी सेलेक्ट कर लिया, उन्होंने चुन के चला गया, अगर वो अपने समाज के हित में कार्य करना नजर आया तो वो दोबारा चुनकर नहीं जा पाता था। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी डिपेंडेंट रहते थे, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते थे कि भाई अगर हमें चुनकर जाना है तो अपने टिकट देने वाले की मर्जी के हिसाब से, उस पार्टी के हिसाब से हमें काम करना है, चाहे वो काम हमारे समाज के हित के खिलाफ हो, लेकिन वैसा करना है। या फिर ऐसे लोगों को टिकट देते थे जो कुछ ना करने लायक हों। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाते थे वो भी निर्भर रहते थे। जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं, या तो उनके पास खेत ही नहीं है या खेत बहुत कम है, मेजॉरिटी ज़्यादा इस किस्म की है, तो उसमें भी वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमारे लोग ज़्यादातर कल कारखानों में काम करते हैं, जो खेती में नहीं करते हैं, खेत के ऊपर निर्भर नहीं है, तो वो कल कारखानों में काम करते हैं। और इसमें भी रूलिंग समाज ही आगे है और हमारे लोग उनके ऊपर निर्भर हैं। तो जो नौकरियों में चले गए हैं
आज तक ज़्यादातर जो हमारे IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं या दूसरे बड़े अधिकारी हैं, तो वो हमारे समाज के काम नहीं आ सके, क्योंकि वो भी दूसरों के ऊपर आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वो भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहे हैं। तो इस तरह से जिंदगी के हर पहलू में बहुजन समाज निर्भर समाज रहा है। बहुजन समाज निर्भर समाज बनकर रहा है। वो डिपेंडेंट समाज बनकर रहा है, दूसरों के ऊपर डिपेंड करता रहा है। तो अपने आप में अपने पैरों पर खड़ा होकर करने की शक्ति वो नहीं पैदा कर सका। तो इसलिए हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखकर ऐसा सोचा कि हमें अपने समाज को डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट समाज बनाना है। और उसमें पढ़े लिखे कर्मचारियों का काफ़ी सहयोग हो सकता है। वो समाज को दिमागी तौर पर तैयार कर सकते हैं, मानसिक तौर पर वो तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो जैसे महात्मा फुले इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे बहुजन समाज की जो गिरावट का जो कारण है, उस बहुत से कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण अज्ञान का रहा है। सबसे बड़ा जो कारण है या मूल कारण है वो अज्ञान का रहा है। इसलिए हमारे लोगों को ज्ञान हासिल होना चाहिए, जानकार होने चाहिए। अनजान रहकर उनके साथ धोखा होता है, जानकर रहने से उनके साथ धोखा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा सोचा कि समाज के बारे में जो पूरी जानकारी है वो उन लोगों को होनी चाहिए। वैसे हमेशा हमारे समाज को पहले तो अज्ञानी रखने के लिए प्रबंध किया गया कि पढ़ने लिखने का इनको अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में भी उनको अज्ञानी रखने का काम आज के ज़माने में भी जो इस देश का इतिहास लिखने वाले हैं वो करते हैं। अभी मेरी ये उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो उस वक़्त मेरी उन लोगों से बातचीत हो रही थी। कांग्रेस के अध्यक्ष और उनके जनरल सेक्रेटरी, 6 जनरल सेक्रेटरी और कांग्रेस के अध्यक्ष और शरद पवार और कुछ और लोग, 10-12 लोग उनकी तरफ से थे। तो उनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि भाई बहुत से कांग्रेस को नीचे लाने में, गिराने में मेरा और मेरे साथियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हैं? हैं? अच्छा ठीक, बाहर पंखा है। हाँ ठीक। तो उसमें हाँ पंखा है। तो उसमें जब बातचीत हो रही थी तो खासकर मैंने उनसे कहा कि लोग पूछेंगे कि भाई बहुजन समाज पार्टी का
लोग तो ऐसा कहते हैं कि भाई ये बीएसपी के लोग या कांचीराम या मायावती ये गांधी जी को गाली देते हैं। अब हमने गाली तो कभी किसी को भी नहीं दी है, लेकिन हम उनको असली चीज़ अपने समाज को गुमराह होने से बचाते रहे हैं और हम उन लोगों को गांधी जी का जो इतिहास में रोल है या अंबेडकर का रोल है या शाहू महाराज का है या फुले का है या और हमारे जो महापुरुषों उनका रोल है इतिहास में, तो वो बताने के लिए जैसे पहले कैडर कैंप होते थे, मैंने आपको बोला कि मैं वैसा अभी इतना मेरे पास समय नहीं है वो मैं बता पाऊँ डिटेल से, लेकिन रेफरेंस आता रहेगा तो बताता रहूँगा मैं उसमें। तो उनका जो रोल है वो हम बताते रहे हैं, लेकिन वो रोल इतिहास में नहीं बताया जाता। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ते हैं तो उनको वो कहानी उनको नहीं बताई जाती है। तो गांधी जी ने क्या कहा है या क्या किया है वो बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन अंबेडकर ने क्या किया है तो उसको भी उसके हिसाब से बताया जाता है जैसे उनको फिट बैठता है। जैसे मेरी बातचीत उनसे हो रही थी तो उन्होंने मुझसे बीच में बात कही कि हाँ जी ज़माना बदल रहा है अभी, और गांधी जी ने भी इस बात को रियलाइज़ किया और डॉक्टर अंबेडकर को हिंदुस्तान का संविधान लिखने वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन बनाया। तो तब मुझे उनसे कहना पड़ा कि भाई अज्ञान के कारण हमारे लोगों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन मैं तो आप लोगों को कम से कम इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि मैं तो अज्ञानी आदमी इतना अज्ञानी नहीं हूँ जितना आप लोग ये लोगों को बताते रहे कि गांधी जी ने ये काम किया वो काम किया और डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। तो तब मैंने उनसे कहा कि भाई ये हमारे लोगों के साथ है, पहले तो हम अज्ञानी रहें तो पढ़ने लिखने का ये अधिकार नहीं था। अब आप लोग इतिहास ऐसा लिखते हैं जिससे लोग अज्ञानी रहें, जिससे लोग अज्ञानी रहें, यह तो अज्ञान की बात है। हो सकता है कि आप लोग भी अज्ञानी हों, अज्ञान के कारण आप कहते हों कि डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन गांधी जी ने बताया। अगर आप लोग अज्ञानी रहेंगे तो हमारे साथ मिलकर आप ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। कुछ दूर तक तो हमें चलना होगा, तो उसके लिए भी आप लोग अगर अज्ञान की बातें या हमारे लोगों को अज्ञानी रखने की बातें समझ कर चलेंगे तो फिर ये हमारा आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको सही ज्ञान देना चाहता हूँ कि गांधी जी ने हमारे सही रिप्रेजेंटेटिव चुनकर ना जाएं,
इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया। सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया तो डॉक्टर अंबेडकर को मजबूर होकर पूना पैक्ट पे साइन करना पड़ा। सेपरेट इलेक्टोरेट गंवाना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर को मालूम था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होंगे तो हमारे सही प्रतिनिधि चुनकर नहीं जा सकेंगे। हमारे सही प्रतिनिधि चुनकर नहीं जा सकेंगे जो हमारे समाज के हित में नहीं होंगे, ऐसे ही चुनकर जाएंगे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर कभी चुनकर पार्लियामेंट में नहीं पहुंचे। और सही बात यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो डॉक्टर अंबेडकर को चुनकर नहीं पहुंचना चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसके लिए गांधी जी और नेहरू जी ने पूरा प्रबंध किया, लेकिन बंगाल के चंडालों ने डॉक्टर अंबेडकर को चुनकर असेंबली में भेजा। उन्नीस 1946 में चुनाव हुआ, नवंबर 1946 में, तो उन्होंने चुनकर उनको बंगाल के चंडालों ने, जिनकी पॉपुलेशन वहाँ 52% थी, तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को उधर से चुनकर भेजा कि भाई आपका पहुँचना उधर, कॉन्स्टिट्यूएंट बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, आपका पहुँचना उधर जरूरी है। अब बंगाल के चंडालों ने क्यों भेजा? क्योंकि वो अनजान नहीं थे, अज्ञानी नहीं थे, सूझबूझ रखते थे, इतनी सूझबूझ रखते थे कि किसको जाना चाहिए उधर। उन्होंने चुनकर भेजा, जयसुर और खुलना से चुनकर भेजा। जयसुर और खुलना की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी तो उससे चुनकर उनको भेजा। तो आप बोलते हैं कि गांधी जी ने उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चेयरमैन बनाया। गांधी जी तो उनको मेंबर भी देखना नहीं चाहते थे। गांधी जी इतने दुखी हुए कि उन्होंने जयसुर और खुलना, उन दोनों को पाकिस्तान को दे दिया। और डॉक्टर अंबेडकर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन गए। जयसुर और खुलना को उन्होंने जिन्ना के हवाले कर दिया तो उसके मेंबर बन गए। डॉक्टर अंबेडकर बड़े दुखी हुए। तो मार्च के महीने में वो इंग्लैंड गए। चर्चिल से उन्होंने बातचीत की और दूसरे जो मेंबर पार्लियामेंट थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट थे, उनसे बातचीत की। तो तब जाकर उन्होंने उनको, डॉक्टर अंबेडकर को इंग्लैंड में बुलाया। तो वो जुलाई के महीने तक वो इंग्लैंड में रहे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को कन्विंस किया, मेंबर पार्लियामेंट को कन्विंस किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को कन्विंस किया कि भाई डॉक्टर अंबेडकर का इंडिया में रहना ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों के वो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो इंडिया में हैं और वो मेंबर
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पाकिस्तान के बन गए हैं। पाकिस्तान में तो वो लोग मुसलमान बन चुके हैं, वो है ही नहीं। जितने चंडाल हैं, मेजॉरिटी चंडाल पाकिस्तान में, जो अभी बांग्लादेश है तो वो मुसलमान हैं। तो अभी वो लोग मुसलमान बन चुके हैं तो वो नुमाइंदगी की करेंगे, और ख़ासकर जो लोग इधर हैं, इंडिया में हैं, उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा? उनका सही रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? तो डॉक्टर अंबेडकर का इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनना ज़रूरी है। तो अंग्रेज़ों ने ये शर्त रखी गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ, या कांग्रेस के नेताओं के साथ, कि अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए तो उसमें कई चीज़ें आपको देखनी होगी। एक ये भी देखनी होगी कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जिनको उस वक़्त तक डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, तो वो लोग हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में भी आपको सोचना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस रखने होंगे। तो वो सही काम सिर्फ अंबेडकर ही कर सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को चुनकर लाना ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और डॉक्टर अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचना और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना हम ज़रूरी समझते हैं। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो अधिकार है, उनके कस्टोडियन डॉक्टर अंबेडकर होंगे। अगर ये शर्त आपको मंजूर है तो तब इंडिपेंडेंस की बात करो। तो ये काम गांधी जी को करना पड़ा। उन्होंने बताया ये कैसे हो सकता। उन्होंने कहा कि भाई ये तो अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, नवंबर 46 में हो गई है। अब जून जुलाई में हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने उनको सलाह दी कि आप अपने एक असेंबली के मेंबर को, किसी को आप रिज़ाइन कराएं, जगह खाली कराकर उधर से अंबेडकर को चुनकर लाएं। तो पूना के बैरिस्टर जयकर को, एक ब्राह्मण को, अपनी सीट खाली करवाकर तब कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अंबेडकर को चुनकर लाई। अब हमारे लोगों को क्या बताते हैं वो लोग कि देखो गांधी जी कितने महान थे, गांधी जी कितने महान थे। डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस की तरफ से चुनकर भेजा उन्होंने, कांग्रेस चुनकर लाई, ये बात सही है। लेकिन अगर इतनी सी बात ही, ज़्यादातर हमारे लोग भी कन्विंस हो जाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस चुनकर लाई है। ये बात सही है कि कांग्रेस चुनकर लाई है, लेकिन कांग्रेस चुनकर क्यों लाई है? जब अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको मजबूर किया कि आपको ये काम करना चाहिए अगर इंडिपेंडेंस चाहिए, तो 9 जुलाई को कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर को चुनकर लाई और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिल गई। उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। तो इस तरह से तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, अगर आप लोग, हमारा आप लोगों से यही थोड़ा फर्क था, विरोध था कि आप लोग हमारे लोगों को गलत बातें बताकर और गलत तरीके से उनका इस्तेमाल करते थे। अभी और मैं ये कहता था कि भाई गांधी जी का रोल ये रहा है और अंबेडकर का रोल ये रहा है
या और हमारे बुजुर्गों का पहले जो है ये रोल रहा है। तो आप लोग अपना मेरे से गुस्सा होकर ये कांचीराम गाली देते हैं, ये करते वो करते हैं, ऐसा करके तो अपना गुस्सा ठंडा कर लेते हैं। तो आपने अपना गुस्सा ठंडा किया, हम लोगों ने अपने समाज को बढ़ाकर गुस्सा ठंडा किया। आज जब मैं आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं समझौते की, तो ऐसे मौके पर कर रहे हैं कि जब आपने पहले भी अम्बेडकर की पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से समझौता किया था, उसका भी मुझे ज्ञान है। 521 पार्लियामेंट की सीटें थी, तो 521 में से एक आपने रिपब्लिकन पार्टी को दी थी और 520 कांग्रेस को दी थी। 520 कांग्रेस को दी थी और एक रिपब्लिकन पार्टी को दी थी। और अब समझौता और तरह से हो गया। तो मैं कांग्रेस को 125 से एक सीट ज़्यादा देने को तैयार हूँ। 300 सीट बीएसपी लड़ेगी और 125 कांग्रेस लड़ेगी और मुख्यमंत्री मायावती बनेगी। बीएसपी की जनरल सेक्रेटरी जो पहले मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो अगर हमारी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री मायावती बनेगी। ये सारी चीज़ें पहले तय हो जानी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी निर्भरता है वो बहुत बड़े पैमाने पर उसमें अज्ञान का उसमें हाथ है, जो महात्मा फुले ने बहुत पहले इसको स्टडी करके इस नतीजे पर पहुंचे। तो आज भी किसी और तरीके से हमारे समाज को अज्ञानी रखा जा रहा है। हमारे समाज को आज तक भी अज्ञानी रखा जा रहा है। तो लेकिन तरीका बदला है। आज वो ये तो नहीं बोलते कि तुम पढ़ो ना लिखो ना। पढ़ना लिखना तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा ही इतिहास को ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, क्योंकि पेश करना उनके हाथ में है। इतिहास को पेश करना उनके हाथ में है, तो तोड़ मरोड़ कर उसको पेश करते हैं। जैसे लोगों को प्रभावित करने के लिए भी कांग्रेस ने देखो क्या किया। डॉक्टर अम्बेडकर को चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, और तब वो किस लिए बनाया कि वो आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लिख सके। असलियत तो यह है कि आपने पूरी कोशिश की कि वो असेंबली में पहुंच ही न सके। वो ना पहुंच सके, उनकी नेचर के दूसरे लोग ना पहुंच सके। इसलिए आप लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को पूना पैक्ट साइन करने पर मजबूर किया। तो डॉक्टर अम्बेडकर से जब लोगों ने पूछा, प्रेस वालों ने पूछा, तो ये पूना पैक्ट आपने साइन किया है, तो आप क्या इससे सेटिस्फाइड हैं? तो उन्होंने गांधी जी को काफ़ी बुरा भला कहा। आई डोंट कॉल हिम महात्मा, ही इज़ नॉट इवन ए ह्यूमन बीइंग। अभी वो चीज़ें हमें रिपीट नहीं करनी है, तो वो फिर बोलेंगे ये गाली देते हैं, तो ये तो एक अच्छा इंसान भी नहीं है, तो महात्मा कहना चाहिए तो नहीं आदमी है। तो ये इन्होंने इस देश के बहुत बड़े हिस्से की मजबूरी का फ़ायदा लेकर हमारे ऊपर पूना पैक्ट लादा है। हमारे अधिकार जो अंग्रेज़ों ने हमें दिए थे वो हमसे छीने हैं। तो इस किस्म का बातें उन्होंने कही, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। वो चमचाइज किताब में मैंने सारा वो उसमें से 10 निकाल कर लिखी हैं। उसमें से 10 कोटेशन अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं लिखा है, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। और अपनी किताब में
हमारे लिए छोड़ा है। इसलिए क्या है कि हमें अपना इतिहास लिखना ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर वो ना लिखा होता और हमने ना पढ़ा होता तो हम भी उनकी बात मान लेते कि भैया बात तो ठीक है। तो इसलिए तो वो चीज़ें हमने लिखी और मैं उनसे ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट और सारे सेक्रेटरी मिलकर जो मुझसे बात कर रहे थे, तो उनसे मैंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उसमें लिखा है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पर जो हमें फ्रूट मिला था, हम सोच रहे थे कि हमारा समाज इसको एंजॉय करेगा, इन फ्रूट्स को एंजॉय करेगा, लेकिन गांधी जी ने हमसे वो छीन कर उसको निचोड़ा। उसमें से जो रस निकला वो हाई कास्ट हिंदूज को दे दिया और छिलका हमारे मुंह पे मारा। अब मैं बोलता हूँ कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये तो डॉक्टर अम्बेडकर ने उस ज़माने में कहा था, और छिलका हमारे मुंह पर मारा। और इससे हम आज भी सहमत हैं ये चीज़ों से, क्योंकि जब हमारा समझौता हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें प्रेस वालों ने मुझसे पूछा कि भाई जो गांधी जी के बारे में आप कहते हैं क्या यू स्टिल स्टैंड बाई दैट? मैं बोला आज भी वो सही है। और इन लोगों से पूरी बातचीत हो गई है पहले कि भाई गांधी जी के बारे में हमारा ये ख्याल है, कांग्रेस के बारे में ये ख्याल है, आपके बारे में ये ख्याल है, आपके समाज के बारे में ये ख्याल है, और समाज व्यवस्था बदलनी चाहिए। तो अगर आप लोग हमारे साथ मिलकर चलना चाहते हैं तो ये एग्रीमेंट में होना चाहिए कि सामाजिक परिवर्तन ज़रूरी है, और हम सामाजिक परिवर्तन के लिए हम भी संघर्ष करेंगे। जो नरसिंह राव ने पढ़कर सुनाया उसमें एक पैरा सामाजिक परिवर्तन के ऊपर है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं ये समझता हूँ कि सामाजिक परिवर्तन लाना ये आपका काम नहीं है, ये हमें ही करना होगा। मैं सेटिस्फाइड रहूँगा अगर आप लोगों ने हमारा विरोध ना किया। मेरी कोई इतना बड़ा मैं आपके ऊपर नहीं लादना चाहता हूँ कि आप सामाजिक परिवर्तन लाएंगे। जब हम सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष करेंगे तो आप लोग उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने राइटिंग में कमिट किया है कि हम सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष करेंगे। तो ये मैं आपको, मेरा ख्याल ये कैंप जो है ये कुछ और नेचर का हो जाएगा, क्योंकि ये मैं जो बताया मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो पहले हम कैंप में जो बातें बताते हैं वो पूरा बैकग्राउंड आप जान चुके हैं पहले। हो सकता है 60 में से 63 में से